नमस्कार। जरा सोचिए 7 सितंबर 2025 की रात, आसमान में वो चमकता हुआ पूरा चांद धीरे धीरे एकदम गहरा खून जैसा लाल हो गया, जैसे किसी ने आसमान में अंगारा रख दिया हो। हाँ बिल्कुल। और सोशल मीडिया पर तो जैसे बाढ़ आ गई थी तस्वीरों की। लोग हैरान थे, कहीं उत्सुकता थी, कहीं थोड़ी आशंका भी। हाँ, तो सवाल यही था कि आखिर ये हुआ क्या था, चांद का रंग ऐसे क्यों बदला। बिल्कुल। और आज हम इसी पहेली को, इसी रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे। ये जो 7 सितंबर 2025 का लाल चांद था, जिसे ब्लड मून भी कहते हैं, इसके पीछे का विज्ञान क्या है। और सिर्फ विज्ञान ही नहीं, शायद इतिहास में भी इसका कुछ मतलब रहा होगा। अलग अलग सभ्यताओं ने इसे कैसे देखा। हाँ बिल्कुल, इतिहास में इसके क्या मायने रहे हैं और अलग अलग संस्कृतियों ने इसे कैसे देखा है, ये सब। और हमारा मकसद यही है कि इस पूरी खगोलीय घटना को आसान भाषा में समझें, इसके अलग अलग रंग देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये ब्लड मून आखिर होता क्या है, मतलब एकदम आसान शब्दों में। देखो, चंद्र ग्रहण के बारे में तो शायद सबने सुना ही होगा, है ना। हाँ, सुना तो है। ये तब होता है जब हमारी पृथ्वी घूमते घूमते ठीक सूरज और चांद के बीच आ जाती है, एकदम एक सीधी लाइन में। अच्छा, तीनों एक सीध में। हाँ, अब इस हालत में क्या होता है कि पृथ्वी की जो छाया है वो चांद पर पड़ती है। और जब पृथ्वी की सबसे गहरी बीच वाली छाया, उसे अम्बरा कहते हैं। अम्बरा, अच्छा। हाँ, अम्बरा, जब वो चांद को पूरी तरह से ढक लेती है, हाँ, तब होता है पूर्ण चंद्र ग्रहण। समझ गई, मतलब पृथ्वी की परछाई चांद पर पड़ गई। हाँ। लेकिन एक मिनट, अगर परछाई पड़ती है तो चांद काला क्यों नहीं हो जाता या गायब। ये लाल रंग कहाँ से आ गया, ब्लड मून वाला लाल रंग। हाँ, यही तो सबसे मजेदार सवाल है। चांद पूरी तरह अंधेरे में गुम नहीं होता, वो एक अजीब सी गहरी लालिमा ओढ़ लेता है। और ये कोई डरावनी चीज नहीं है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो फिजिक्स का, मतलब भौतिकी का एक बहुत खूबसूरत नतीजा है। और इसका राज छिपा है हमारी पृथ्वी के वायुमंडल में। हमारे वायुमंडल में? वो कैसे? देखो, जब पूर्ण चंद्र ग्रहण होता है तो पृथ्वी सूरज की सीधी रोशनी को तो रोक लेती है ना। हाँ, रोक लेती है। लेकिन सूरज की कुछ किरणें पृथ्वी के किनारों से, मतलब वायुमंडल से होकर गुजरती हैं। वैसे ही जैसे सुबह या शाम को सूरज की रोशनी हम तक पहुंचती है ना किनारों से। हाँ हाँ, बिल्कुल। अब यहीं पर हमारी हवा, हमारा वायुमंडल अपना काम दिखाता है। हवा क्या करती है रोशनी के साथ, कुछ खास? हाँ बिल्कुल। देखो, पृथ्वी के वायुमंडल में गैस के बहुत छोटे छोटे कण होते हैं, धूल भी होती है। ये कण एक तरह से फिल्टर का काम करते हैं। फिल्टर? कैसा फिल्टर? जब सूरज की सफेद रोशनी, जो असल में कई रंगों से मिलकर बनी है, इंद्रधनुष के रंग, जब वो इन कणों से टकराती है तो नीले और बैंगनी रंग की रोशनी सबसे ज्यादा बिखर जाती है, फैल जाती है चारों तरफ। अच्छा, जैसे पानी में नीली स्याही फैला दो। हाँ, कुछ वैसे ही समझ लो। इसी बिखराव को स्कैटरिंग कहते हैं। और इसी वजह से हमें दिन में आसमान नीला दिखाई देता है, क्योंकि नीली रोशनी हवा में बिखर जाती है। ठीक है, तो नीली रोशनी तो हवा में ही फैल गई, बिखर गई, फिर चांद तक क्या पहुंचा? बची कौन सी रोशनी, जिसकी वेवलेंथ, मतलब तरंग दैर्घ्य लंबी होती है, वो है लाल और नारंगी रंग। अच्छा, लाल और नारंगी। हाँ, ये रंग कम बिखरते हैं और वायुमंडल से सीधे निकल जाते हैं, पर निकलते हुए ये थोड़े मुड़ते भी हैं। इसे कहते हैं रिफ्रैक्शन या अपवर्तन। मुड़ते हैं? हाँ, हल्का सा। सोचो कि पृथ्वी का वायुमंडल एक बहुत बड़ा हल्का सा मुड़ा हुआ लेंस है। ये लेंस क्या करता है कि बची हुई लाल रोशनी को मोड़कर अंधेरे में पड़े चांद की सतह पर फेंक देता है। अरे वाह, समझ गए। मतलब पृथ्वी की हवा नीली रोशनी को तो बिखेर देती है और लाल वाली को छानकर थोड़ा सा मोड़कर चांद पर भेज देती है। इसीलिए ग्रहण के वक्त चांद लाल दिखता है। बिल्कुल सही पकड़ा। ये तो कुछ वैसा ही हुआ ना, जैसे सूरज उगते या डूबते समय आसमान लाल या नारंगी सा दिखता है। एकदम वही बात। सूर्योदय और सूर्यास्त के टाइम भी सूरज की किरणें वायुमंडल की मोटी परत से होकर आती हैं, तो नीली रोशनी रास्ते में ही बिखर जाती है और हम तक लाल और नारंगी रोशनी पहुंचती है। ब्लड मून में भी यही होता है, बस वो लाल रोशनी चांद को चमका रही होती है। ये तो वाकई कमाल है। भारत में कैसा माहौल था? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, सब जगह काफी उत्साह था। हाँ बिल्कुल, भारत के कई हिस्सों से ये नजारा बहुत साफ दिखा था। 7 सितंबर की देर रात से शुरू हुआ और 8 की सुबह तक चला। शहरों में लोग अपनी छतों पर, बालकनियों पर या कहीं खुले मैदान में जाके इसे देख रहे थे। और सोशल मीडिया का तो आपने बताया ही। हाँ, सोशल मीडिया पर तो #ब्लडमून और #लालग्रहण जैसे हैशटैग छाए हुए थे। लोग तस्वीरें खींच रहे थे, वीडियो बना रहे थे, शेयर कर रहे थे। एक अलग ही माहौल था। बिल्कुल, एक तरफ तो वैज्ञानिक थे
जो अपनी दूरबीनें लगाकर बैठे थे, डेटा ले रहे थे, उसकी स्टडी कर रहे थे, मतलब ग्रहण के अलग अलग स्टेज देख रहे थे। और दूसरी तरफ बहुत से लोग थे जो इसे धार्मिक नजरिए से देख रहे थे, मान्यताओं के हिसाब से। कुछ मंदिरों में ग्रहण के दौरान खास पूजा पाठ, मंत्र जाप वगैरह हो रहा था। और आम लोग? और फिर थे आम लोग, जो बस इस अनोखे खूबसूरत नजारे को देखकर हैरान थे, रोमांचित थे। सोचिए, एक ही वक्त पर एक ही आसमान के नीचे कोई विज्ञान देख रहा था, कोई अपनी आस्था और कोई बस कुदरत का करिश्मा। हाँ, और भारत में तो ग्रहण को लेकर अपनी पारंपरिक मान्यताएं भी बहुत गहरी है ना? जैसे वो स्नान करना, दान करना, मंत्र जाप, खाने पीने का परहेज। हाँ, भारतीय परंपरा में चंद्र ग्रहण को एक काफी महत्वपूर्ण घटना माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दौरान प्रकृति में कुछ सूक्ष्म बदलाव होते हैं, इसीलिए कुछ खास नियम बताए गए हैं, जैसे ध्यान करना, मंत्र जाप करना, कोई नया काम शुरू न करना। ये सदियों पुरानी बातें हैं जो आज भी बहुत लोग मानते हैं। क्या ये जो ब्लड मून को लेकर खास धारणाएं हैं, ये सिर्फ भारत में ही है या दुनिया में और जगह भी ऐसी कहानियां हैं? नहीं, ये बहुत अच्छा सवाल है। ब्लड मून ने तो पूरी दुनिया में इंसानों की कल्पना को छुआ है। आप देखो, कई पुरानी सभ्यताओं में आसमान में ऐसे खून जैसे लाल चांद का दिखना अच्छा नहीं माना जाता था। अमंगल का सूचक। अमंगल, जैसे किसी युद्ध का संकेत या अकाल का, या कोई बड़ी तबाही आने वाली हो, ऐसा मानते थे। कोई उदाहरण है इसका? हाँ, जैसे मेसोपोटामिया की पुरानी सभ्यताओं में मानते थे कि लाल चांद राजा के लिए बुरा है, अनलकी है। कभी कभी तो ग्रहण के दौरान असली राजा को छुपा देते थे और किसी और को नकली राजा बना देते थे थोड़े टाइम के लिए। अरे, ताकि बुरा शगुन उस नकली राजा पर पड़े। हाँ, बिल्कुल। वहीं अमेरिका की जो माया सभ्यता थी, वो इसे देवताओं का कोई बहुत शक्तिशाली संदेश मानती थी। अच्छा, और वो नॉर्स माइथोलॉजी में किसी भेड़िए की कहानी का भी जिक्र था शायद। हाँ, स्कैंडिनेवियाई देशों की पुरानी कहानियां हैं नॉर्स माइथोलॉजी। उसमें मानते थे कि आसमान में दो भेड़िए हैं, स्कोल और हाटी। वो सूरज और चांद का पीछा करते रहते हैं। हाँ, और जब हाटी नाम का भेड़िया चांद को पकड़ लेता है तो ग्रहण लगता है, और कभी कभी चांद डर के मारे या गुस्से में लाल हो जाता है। क्या बात है! तो आप देख सकते हैं कि ब्लड मून सिर्फ एक वैज्ञानिक घटना नहीं है, ये एक तरह का सांस्कृतिक आईना भी है, जिसमें अलग अलग समाजों ने अपने डर, अपनी उम्मीदें, अपनी समझ सब कुछ देखा है। ये वाकई कमाल है कि एक ही चीज को दुनिया में कितने अलग अलग नजरियों से देखा है। अच्छा, इतिहास में चलते हैं। क्या ब्लड मून ने कभी इतिहास पर भी असर डाला है? वो क्रिस्टोफर कोलंबस वाला किस्सा बड़ा दिलचस्प लग रहा था। हाँ, वो किस्सा तो बहुत मशहूर है, और वो दिखाता है कि खगोलीय जानकारी, मतलब आसमान की जानकारी कितनी ताकतवर हो सकती है। बात है 1504 की। क्रिस्टोफर कोलंबस और उसके साथी कैरिबियन द्वीप जमैका पर फंस गए थे। हाँ, शुरू में तो वहाँ के लोकल लोग, अरवाक आदिवासी, उनकी मदद कर रहे थे, खाना पीना दे रहे थे, लेकिन कुछ टाइम बाद उन्होंने मना कर दिया। अच्छा। अब कोलंबस के पास थी खगोलीय सारणियां, मतलब एस्ट्रोनॉमिकल चार्ट्स। उनसे उसे पता चला कि 29 फरवरी 1504 को पूर्ण चंद्र ग्रहण लगने वाला है और चांद लाल दिखेगा। अच्छा, तो उसने इस जानकारी का इस्तेमाल किया अपनी मदद के लिए? बिल्कुल। उसने क्या किया, ग्रहण से कुछ दिन पहले अरवाक लोगों के मुखियाओं को बुलाया। हाँ। और उनको चेतावनी दी। कहा कि मेरा ईश्वर तुम लोगों से बहुत नाराज है क्योंकि तुम मेरी मदद नहीं कर रहे। अच्छा। और क्या कहा? हाँ। उसने कहा कि अपनी नाराजगी दिखाने के लिए ईश्वर 3 रात बाद चांद को गुस्से से लाल कर देगा और फिर उसे आसमान से गायब भी कर देगा। अरे बाप रे! और फिर जब भविष्यवाणी सच हुई होगी तब तो वो लोग चौंक गए होंगे। जाहिर सी बात है, जब उस रात को चांद पहले धीरे धीरे लाल हुआ और फिर अंधेरे में गायब होने लगा तो अरावाक लोग बुरी तरह डर गए। उन्होंने फौरन कोलंबस से माफी मांगी, वादा किया कि उसे और उसके साथियों को जरूरत का सारा सामान देंगे। कमाल है। तो ये किस्सा साफ दिखाता है कि कैसे आसमान की जानकारी का इस्तेमाल बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के भी दूसरों पर असर डालने, उन्हें डराने या कंट्रोल करने के लिए किया जा सकता था। क्या बात है! मतलब ब्लड मून सिर्फ आसमान की घटना नहीं, इतिहास बनाने वाला गवाह भी है। कोई और ऐसा उदाहरण है इतिहास से? हाँ, वियतनाम युद्ध का भी जिक्र है, 1967 का। उस दौरान एक ब्लड मून हुआ था, तो कई अमेरिकी सैनिकों ने इसे बैड ओमेन माना, मतलब बुरा संकेत। युद्ध के माहौल में तो शायद और भी डरावना लगा होगा। हाँ, बिल्कुल। युद्ध का वो भयानक माहौल, अनिश्चितता, उसके बीच आसमान में ऐसा लाल चांद देखना शायद उनके डर को और बढ़ा देता होगा। ये दिलचस्प है कि देखो, 1504 के आदिवासियों से लेकर 1967 के सैनिकों तक कहीं ना कहीं इस घटना से एक डर या आशंका जुड़ी रही है
लेकिन 2025 में जैसा हमने बात की, लोगों ने तो इसे कैमरों से रिकॉर्ड किया, लाइव स्ट्रीम किया। तो क्या अब हमारा नजरिया बदल गया है? हाँ, बदला तो है काफी हद तक, क्योंकि अब विज्ञान ने हमें समझा दिया है कि ये क्यों होता है ना? हाँ, आज हमें पता है कि ये पृथ्वी, चांद, सूरज की पोजीशन और पृथ्वी के वायुमंडल का एक बिल्कुल नेचुरल नतीजा है। हम इसका पहले से ही बिल्कुल सटीक अनुमान लगा सकते हैं कि कब होगा, कहां दिखेगा। हाँ, लेकिन फिर भी जैसा हमने 2025 में भी देखा, वो जो एक विस्मय का भाव है, वो जो आश्चर्य है, वो अभी भी कहीं ना कहीं बाकी है। विज्ञान हमें क्यों का जवाब तो दे देता है, पर उस लाल चांद को अपनी आंखों से देखना वो आज भी एक अनोखा और यादगार अनुभव है। तो फिर कुल मिलाकर क्या ब्लड मून से डरने की जरूरत है? वैज्ञानिक नजरिए से देखें तो बिल्कुल नहीं। वैज्ञानिक नजरिए से तो डरने की कोई वजह ही नहीं है। ये एक पूरी तरह से प्राकृतिक, समझी जा सकने वाली खगोलीय घटना है। ये ग्रहों की चाल और रोशनी के नियमों के हिसाब से होती है। और ये बहुत रेयर भी नहीं है शायद। नहीं, पूर्ण चंद्र ग्रहण और ब्लड मून दिखना कोई बहुत ज्यादा दुर्लभ घटना भी नहीं है। औसतन हर 2-3 साल में पृथ्वी पर कहीं ना कहीं से ये दिखाई देता ही है। तो डरने के बजाय इसे एक मौके की तरह लेना चाहिए। निश्चित रूप से। ब्लड मून हमें हमारे सौर मंडल की चाल, ब्रह्मांड की विशालता और प्रकृति के नियमों की खूबसूरती की याद दिलाता है। ये डरने का नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की इस अद्भुत कारीगरी को सराहने का, उसकी तारीफ करने का मौका है। अंधविश्वास के बजाय ज्ञान और विस्मय। बिल्कुल, अंधविश्वास के बजाय इसे ज्ञान, जिज्ञासा और विस्मय के साथ देखना चाहिए। डरने की बात नहीं है, निहारने की बात है। ये ब्रह्मांड की कारीगरी का एक नमूना है जो हमें कभी कभार ही देखने को मिलता है। तो आज की इस पूरी बातचीत में हमने 7 सितंबर 2025 के ब्लड मून को कई अलग अलग एंगल से देखा, परखा। हमने समझा कि ये लाल क्यों दिखता है, वो पृथ्वी के वायुमंडल से छनकर और मुड़कर जाने वाली सूरज की रोशनी की वजह से। हाँ, हमने भारत में लोगों ने इसे कैसे अनुभव किया वो देखा। दुनिया भर की संस्कृतियों में इससे जुड़ी क्या मान्यताएं रही हैं और इतिहास में इसके कुछ दिलचस्प किस्से भी सुने। हाँ, हमने देखा कि कैसे एक अकेली खगोलीय घटना अपने अंदर विज्ञान, आस्था, इतिहास, संस्कृति, कितने सारे रंग समेटे हुए है। यह हमें याद दिलाता है कि ब्रह्मांड कितना पेचीदा और आकर्षक है, और इंसान हमेशा से इन रहस्यों को समझने की और उन्हें अपने तरीके से मायने देने की कोशिश करता रहा है। ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है ना। बिल्कुल। ये सब देखकर एक सवाल मन में जरूर उठता है कि आज के इस दौर में जहां हमारे पास इतने शक्तिशाली टेलीस्कोप हैं, कैमरे हैं, इंटरनेट है, लाइव स्ट्रीमिंग है, इन खगोलीय घटनाओं के साथ हमारा रिश्ता कैसे बदला है? हाँ, पहले से कितना अलग है। पुराने जमाने में लोग इन्हें सीधे अपनी आंखों से देखते थे और उनकी जो व्याख्याएं थीं वो मिथकों और कहानियों में ढल जाती थीं। आज हम इन्हें हाई डेफिनेशन स्क्रीन पर देखते हैं, डेटा का विश्लेषण करते हैं, पूरी दुनिया में 1 सेकंड में शेयर कर देते हैं। तो क्या इससे वो पुराना वाला आश्चर्य का भाव कम हो गया है या उसने कोई नया रूप ले लिया है? हाँ, ये सोचने वाली बात है। क्या इस तकनीकी तरक्की ने उस पुराने विस्मय को कम किया है या उसे एक नया रंग दे दिया है? या फिर ये भी सोच सकते हैं कि कैसे ये ब्रह्मांडीय घटनाएं आज भी विज्ञान के इतने आगे बढ़ने के बावजूद दुनिया भर के लोगों को एक साथ लाने या कभी-कभी उनकी धारणाओं के आधार पर बांटने की ताकत रखती हैं। वाकई सोचने वाली बात है। धन्यवाद। धन्यवाद।